साल 2013 इंडियन नेवी आर्मी हॉस्पिटल में नर्स बनने दिल्ली से मुंबई आई प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 2013 में घटी इस घटना पर पूरा देश रोया, लेकिन जिस लड़के ने एसिड फेंका था वो पकड़े जाने के बाद मुस्कुराकर अपनी 2 उंगलियों से विक्ट्री का साइन दिखाया करता था। शादी का प्रस्ताव ठुकराने से शुरू हुई इस घटना का अंजाम बेहद ही खौफनाक था। आखिर प्रीति राठी के मर्डर पर पूरा देश क्यों रो गया और क्या थी प्रीति राठी की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए 1 मई 2013 का दिन बेहद खास था, क्योंकि प्रीति राठी का बचपन से ही सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, जिसके लिए उसने अपनी तैयारी 10वीं के बाद से ही शुरू कर दी थी। और कुछ समय बाद उसकी तैयारी रंग लाई और उसका एडमिशन दिल्ली के ही एक नर्सिंग कॉलेज में हो गया। नर्सिंग करने के बाद प्रीति के सामने कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। और 1 मई का दिन उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों के लिए भी खास था, क्योंकि प्रीति राठी अपनी नर्स की पढ़ाई पूरी करके इंडियन आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्शन पा लिया था। ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और प्रीति को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका था। ज्वाइनिंग लेटर के अनुसार प्रीति को मई में ही मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना के ऑफिस में रिपोर्ट करना था। इसके बाद उसे आईएनएस मुंबई में पोस्टिंग मिलने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग और पोस्टिंग मिलने से पहले ही एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक घटना घटी, जिसके कारण प्रीति राठी का सपना ही बनकर रह गया। दरअसल प्रीति राठी पहली बार अपने परिवार को छोड़कर एक ऐसी जगह पर जा रही थी जहां उसे जानने पहचानने वाला कोई नहीं था। क्योंकि प्रीति बचपन से ही अपने परिवार की लाडली रही थी, इसलिए परिवार वालों को उसकी चिंता थी कि आखिर एक अकेली लड़की मुंबई तक का सफर कैसे पूरा करेगी। इसलिए प्रीति के साथ उसके पिता अमर सिंह राठी और उसके चाचा विनोद कुमार और उसकी चाची सुनीता भी उसके साथ जा रहे थे। मुंबई जाने के लिए उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस की टिकट ली थी और 1 मई को समय सारणी के अनुसार ट्रेन मुंबई से जाने के लिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। दिल्ली और मुंबई के यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली इस ट्रेन में आए दिन काफी भीड़ भाड़ होती है और उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। प्रीति राठी, उसके पापा, चाचा और चाची ट्रेन के अंदर आ गए। ट्रेन के अंदर का माहौल काफी उमस भरा था। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन ट्रेन के अंदर की भीड़ वहीं की वहीं खड़ी थी। उसी भीड़ में एक ऐसा शख्स था जो ट्रेन में सवार लोगों से काफी अलग दिख रहा था, क्योंकि गमछा से ढका चेहरा और टोपी से ढका सर और उसके चेहरे का हाव भाव देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ट्रेन पर किसी का पीछा करने आया है। ट्रेन में सावरिया लड़का लगातार प्रीति पर नजर बनाए हुए था। इस बात को प्रीति के साथ साथ उसके परिवार वालों ने भी नोटिस किया, लेकिन ट्रेन में किसी को घूरना काफी आम बात होती है, इसलिए प्रीति के परिवार ने इसे अनदेखा करते हुए अपने अपने सीट पर सो गए। पूरी रात ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई 2 मई 2013 की सुबह मुंबई पहुंच जाती है। प्लान के अनुसार प्रीति और उसके परिवार को बांद्रा टर्मिनल उतरना था। ट्रेन अपने सही समय पर सुबह 8:05 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंच जाती है। रात भर का सफर करके ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति काफी थक चुकी थी, इसलिए वो अपने पिता और चाचा चाची के पीछे पीछे धीमी कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है, और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन की बोगी वाला लड़का था, जिसने अपने मुंह को तौलिए से ढक रखा था और उसे घूर रहा था। उस लड़के को देखते ही प्रीति उसे पहचान चुकी थी, लेकिन प्रीति उस लड़के से कुछ पूछती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का अपनी जेब से एक शीशी निकालकर उसमें से किसी प्रकार का लिक्विड प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही लिक्विड प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, वैसे ही प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की इतनी खौफनाक आवाज सुनकर प्रीति के पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। आजू बाजू के पैसेंजर भी प्रीति को चिल्लाता देख उसके पास आ जाते हैं और पास आकर देखते हैं तो उन्हें समझने में बिल्कुल देर नहीं लगता कि प्रीति पर फेंका गया लिक्विड तेजाब था। प्रीति की ऐसी हालत देखकर पिता, चाचा और चाची सब घबरा जाते हैं और वो तुरंत प्रीति को वहां से उठाकर स्टेशन मास्टर के कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ से स्टेशन मास्टर और रेलवे स्टाफ की मदद से प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जिस स्टेशन पर प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था, उस समय उस भीड़ में एक समीर शेख नाम का लड़का भी था, जिसने एसिड वाली घटना होने के बाद उसके बोतल को उठाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस नकाबपोश लड़के ने प्रीति पर क्या फेंका था। समीर शेख जैसे ही बोतल उठाता है, वैसे ही बोतल में बची तेजाब की कुछ बूंदे उसके हाथों पर भी गिरती है और असहनीय दर्द होने के कारण समीर भी समझ जाता है कि उस लड़की पर एसिड अटैक किया गया है। कुछ देर तक समीर अपने 2 दोस्त सलीम और सलमान के साथ उस नकाबपोश लड़के को ढूंढता रहता है, लेकिन एसिड फेंकने वाला लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। आगे चलकर यही तीनों लड़के एसिड अटैक की
गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद करते हैं, जिसे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इस एसिड अटैक वाली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अपना पंचनामा बनाना शुरू करती है और अपनी पूछताछ समीर शेख से ही शुरू करती है। समीर शेख स्टेशन पर हुई इस घटना को विस्तार से बताता है। समीर से पूछताछ करने के बाद पुलिस क्राइम स्पॉट से कुछ जरूरी सबूत भी इकट्ठा करती है। दूसरी तरफ गुरु नानक हॉस्पिटल में वार्निंग यूनिट न होने के कारण प्रीति को मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जहां प्रीति का इलाज शुरू होता है। और कुछ ही देर बाद पुलिस प्रीति का बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले प्रीति की हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि प्रीति बयान देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एसिड अटैक होने के कारण प्रीति की आवाज भी जा चुकी थी। साथ ही उसके चेहरे और गर्दन से लेकर निचले हिस्से तक काफी गहरा घाव बन चुका था। गले के पास गहरा घाव होने के कारण प्रीति कुछ बोल नहीं सकती थी। इसके बावजूद भी प्रीति के अंदर का आत्मविश्वास बरकरार था, इसलिए उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर पुलिस को बयान देना शुरू किया। मुंबई जैसे महानगर में होने वाले इस आपराधिक घटना की खबर मीडिया में फैलने लगी और धीरे धीरे यह घटना टीवी और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बन गया और देखते ही देखते पूरे देश भर में उस एसिड अटैकर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठने लगी। एसिड अटैक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। इस हमले को लेकर इतना हंगामा देख पुलिस पर भी अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बनने लगा, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे उस अटैकर तक पहुंचा जा सके। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से पुलिस ने उस नकाबपोश आदमी का स्केच बनवा लिया, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी थी। इधर प्रीति राठी की बहन तनु राठी के मोबाइल फोन पर 4 मई 2013 को एक फोन कॉल आता है। फोन पर बात करने के दौरान पता चलता है कि फोन करने वाला लड़का पवन कुमार है, जो प्रीति का दोस्त था और वो बीटेक का स्टूडेंट था। पवन प्रीति की बहन तनु से प्रीति के हालत के बारे में पूछता है और थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद पवन फोन काट देता है। तनु इस फोन कॉल के बारे में अपने पिता अमर सिंह राठी को बताती है। अमर सिंह को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि अभी तक किसी भी बाहरी लड़के ने प्रीति की हालत के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए अमर सिंह इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। स्टेशन पर मौजूद लोगों से पूछताछ से बनाया गया स्केच पुलिस प्रीति राठी को दिखाती है। प्रीति इस स्केच को देखती है, लेकिन शायद उसे स्केच ठीक से समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो इस स्केच में बनाए गए चेहरे के अनुसार कागज पर 3 नाम लिखती है, जिसमें सत्यम, अंकुर और पवन कुमार का नाम होता है। पुलिस इन 3 नाम को देखकर समझ जाती है कि स्केच वाला लड़का यही तीनों में से एक है और लास्ट वाला नाम उसी पवन कुमार का है, जिसका फोन प्रीति राठी की बहन तनु राठी के मोबाइल पर आया था। इन तीनों नामों से पुलिस पवन कुमार को सबसे टॉप लिस्ट पर रखती है, क्योंकि कागज पर लिखे गए नाम और फोन कॉल पर प्रीति की हालत पूछने वाला लड़का दोनों कॉमन था। पुलिस फोन कॉल वाली बात पर गौर करते हुए एक अंदाजा लगाती है कि शायद इसी पवन कुमार ने प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह जानने की कोशिश कर रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। और पुलिस अपनी छानबीन के लिए पवन कुमार को अपनी रडार पर लेती है और 9 मई 2023 को पवन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पवन ने अभी अपना जुर्म कबूल भी नहीं किया था और लोग इसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। इधर डॉक्टर की पूरी टीम प्रीति राठी को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहती थी और देश के लोग भी प्रीति के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन एसिड का असर इतना खतरनाक था कि प्रीति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति की कई सर्जरी कर चुके थे, लेकिन प्रीति की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर भी प्रीति की रिपोर्ट देखकर काफी परेशान थे, क्योंकि प्रीति के इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद करते जा रहे थे। अब प्रीति राठी का हालत मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर के हाथों से बाहर जा रहा था, इसलिए प्रीति के बेहतर इलाज के लिए उसे मुंबई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस घटना के विरोध में कई लोग सड़क पर उतर आए थे, इसलिए सरकार तक भी इस घटना की जानकारी पहुंच चुकी थी। इसलिए सरकार की ओर से प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की सुविधा मुहैया कराई गई। बॉम्बे हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम आकर उसका इलाज करना शुरू करती है, लेकिन एसिड अटैक के 2 महीने बाद भी प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रीति हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अभी भी मौत से लड़ रही थी, लेकिन प्रीति मौत से ये जंग हार जाती है और 1 जून 2013 को प्रीति हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। देश में प्रीति के मरने की खबर फैलते ही लोगों में दुख से ज्यादा आक्रोश भर जाता है और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च शुरू कर देते हैं। पुलिस के लिए भी एक एसिड अटैक से जुड़ी घटना अब प्रीति राठी हत्याकांड में बदल चुका था। हॉस्पिटल की पूरी प्रक्रिया होने के बाद हॉस्पिटल वाले प्रीति राठी की डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंप देते हैं, लेकिन जब प्रीति की डेड बॉडी उसके अपने घर दिल्ली लाया जाता है तो उसके घर वाले इसका अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ये वादा करती है कि अगर पुलिस इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब रही तो सीबीआई जांच जरूर कराई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद प्रीति के शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई कर दी जाती है। इस घटना को लेकर पुलिस के अंदर भी काफी आक्रोश भरा था। इधर पुलिस शक के आधार पर पवन कुमार को गिरफ्तार तो कर लेती है,
लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने के कारण उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अभी भी पूरा देश इस हत्याकांड के पीछे पवन कुमार को ही दोषी मान रही थी। लेकिन जब पवन कुमार के बारे में पता किया गया तब चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, मतलब 2 मई को पवन कुमार रोहतक में था। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने पवन कुमार का फोन लोकेशन भी निकाला, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि सच में पवन कुमार 2 मई को मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। न्यायालय में प्रीति के पिता अमर सिंह के गुहार लगाने के बाद न्यायालय द्वारा इस केस की छानबीन का जिम्मा सीबीआई को दे दिया जाता है। प्रीति राठी हत्याकांड की फाइल सीबीआई के टेबल पर जाती है। सीबीआई सबसे पहले प्रीति राठी के घर वालों से पूछताछ करना शुरू करती है और परिवार के एक सदस्य से पूछताछ के दौरान सीबीआई को एक अजीब जानकारी मिलती है कि प्रीति के पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उस लड़के ने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसे साफ मना कर दिया था। लेकिन प्रीति के मना करने के बाद भी अंकुर पवार अपनी जिद पर अड़ा था और वो किसी भी हालत में प्रीति से ही शादी करना चाहता था। सीबीआई के लिए एक बड़ा क्लू था, क्योंकि ज्यादातर एसिड अटैक प्यार मोहब्बत के मामले में ही होता है और सीबीआई वाले इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए इस बात की सच्चाई पता करने के लिए वो अंकुर पवार से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस वाले अंकुर से पूछते हैं कि 1 मई 2013 को वो कहाँ था, तो अंकुर इस सवाल का जवाब काफी घुमा फिरा कर देता है। सवाल जवाब करने के दौरान पुलिस अंकुर के हाथों पर कुछ गहरे जख्म के निशान देखते हैं, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि ये जख्म के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एसिड से जलने के बाद होता है। बदलते बयान और हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस ये साफ अंदाजा लगाती है कि प्रीति राठी हत्याकांड की कोई न कोई कड़ी अंकुर पवार से जरूर जुड़ी है। इसलिए शक के आधार पर अंकुर पवार को सीबीआई 17 जनवरी 2014 को दिल्ली से मुंबई लेकर आती है। मुंबई सेल में आने के बाद अंकुर थोड़ा घबरा जाता है और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है। इसके बाद वो पुलिस के हर एक सवाल का सही सही जवाब देते हुए ये कंफर्म करता है कि प्रीति राठी पर उसने ही एसिड फेंका था। पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करने के बाद अंकुर को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आगे की पूछताछ में अंकुर ने बयान देते हुए पुलिस को बताया कि अंकुर प्रीति से बहुत प्यार करता था और उसे भी यही लगता था कि प्रीति भी उससे प्यार करती है। लेकिन जब उसने प्रीति को प्रपोज किया तो प्रीति ने प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके बाद अंकुर को गुस्सा आ गया और वो प्रीति से चिढ़ने लगा। और कुछ दिन बाद ही प्रीति की मेहनत भी रंग लाई और उसका सिलेक्शन इंडियन नेवी में बतौर नर्स ऑफिसर के पोस्ट पर हो गया। यह बात अंकुर को रास नहीं आई, क्योंकि अंकुर अभी भी बेरोजगार घर में बैठा था। अंकुर के घर वाले भी पड़ोस की लड़की की लगी नौकरी को लेकर अंकुर को ताना मारा करते थे, जिसके बाद अंकुर के मन में प्रीति के लिए और ज्यादा गुस्सा और नफरत भर गया था। उसके अंदर की नफरत ने एक ऐसा खौफनाक घटना को अंजाम दिया जिससे एक माँ बाप ने अपनी बेटी और इंडियन नेवी ने अपना एक होनहार नर्स ऑफिसर खो दिया। दरअसल प्रीति की इंडियन नेवी में नौकरी लगने वाली खबर उसके घर के आसपास और उसके रिश्तेदारों तक फैल चुकी थी। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी यह जानकारी हो गई थी कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी और 2 मई को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी। और लोगों की बातों से अंकुर को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए अंकुर भी प्रीति के पीछे पीछे ट्रेन की उसी बोगी में चढ़ा जिस बोगी में प्रीति, उसके पिता, उसके चाचा और चाची चढ़े थे, और वो लगातार प्रीति पर नजर बनाए हुए था। दरअसल अंकुर ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वो ट्रेन में ही प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंक कर वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ होने के कारण उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वो सही मौके की तलाश में मुंबई तक जा पहुंचा और जब प्रीति अपने परिवार के साथ बांद्रा स्टेशन उतरती है तब अंकुर को एसिड फेंकने का सही मौका मिल जाता है और प्रीति का पीछा करते हुए प्रीति के ठीक पीछे पहुंचकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और प्रीति जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वैसे ही अंकुर उसके चेहरे पर तेजाब से भरी शीशी उड़ेल देता है और कुछ ही देर के अंदर प्रीति का पूरा चेहरा एसिड से बुरी तरीके से जल जाता है। भले ही अंकुर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुका था, लेकिन इस हत्याकांड का एक भी सबूत पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के लिए अंकुर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत होना जरूरी था। इसलिए पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े सबूत तलाशना शुरू करती है और पुलिस सबसे पहले एसिड देने वाले व्यक्ति का नाम पता करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि मुकेश भार्गव नाम के शख्स ने अंकुर को एसिड से भरा बोतल दिया था। एसिड बेचने वाले मुकेश भार्गव से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही अंकुर ने उससे एसिड यह बोलकर खरीदा था कि वो अंकुर बैटरी के नाम से अपनी एक दुकान शुरू कर रहा है, जिसके लिए उसे सैंपल के तौर पर एसिड की जरूरत है। अगर उसका सैंपल अच्छा रहा तो उसे एसिड खरीदने के लिए बल्क में ऑर्डर देगा और इसी लालच में
आकर मुकेश भार्गव ने उसे सैंपल के तौर पर 2 लीटर एसिड दे दिया। मुकेश भार्गव का यह बयान पुलिस के लिए पहला सबूत था। फिर पुलिस और सबूत इकट्ठा करने के लिए अंकुर पवार के कॉल डिटेल और फोन लोकेशन की जानकारी निकलवाती है, जिससे यह साफ साबित होता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ही था और अगली सुबह 2 मई को वो प्रीति के पीछे पीछे मुंबई के बांद्रा तक पहुंच चुका था। अब वीडियो के शुरुआत में बताए गए वो 3 नाम समीर, सलीम और सलमान आपको जरूर याद होंगे, जिसने कुछ दूर तक एसिड फेंकने वाले उस नकाबपोश व्यक्ति का पीछा किया था। जब इन तीनों के सामने अंकुर को लाया गया तो उन्होंने तुरंत इस बात की पुष्टि कर दी कि एसिड फेंककर भागने वाला लड़का अंकुर ही था। समीर ने पुलिस के सामने यह बयान भी दिया कि एसिड फेंकने के बाद हड़बड़ी में भागने के दौरान अंकुर के चेहरे से गमछा हट गया था, जिसके बाद थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन समीर ने अंकुर का चेहरा देख लिया था। प्रीति राठी केस के ब्रेकिंग न्यूज बनने के बाद इसके हत्यारे के पकड़े जाने की खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर भी टेलीकास्ट हो रहा था और शायद उस दिन उस ट्रेन की बोगी में बैठे कई सारे लोगों की नजर इस ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ी, जिसके बाद कई सारे लोग उस व्यक्ति की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए सामने आए और उनमें से कई लोगों ने अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करते हुए बताया कि उसने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई तक के ट्रेन सफर में अंकुर उसी ट्रेन की बोगी में था। अंकुर को सलाखों के पीछे डालने के लिए पुलिस के लिए इतना सबूत काफी था। पुलिस सभी गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करके चार्जशीट फाइल करती है और इस केस की सुनवाई के लिए अंकुर पवार को मुंबई सिटी सिविल सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई कोर्ट भेज दिया जाता है। अंकुर की पेशी के लिए जब उसे कोर्ट लाया जाता था तब मीडिया वालों के कैमरे के सामने मुस्कुराकर अपनी 2 उंगलियों से विक्ट्री का साइन दिखाया करता था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो अंकुर पवार ने कोई जुर्म नहीं बल्कि कोई महान काम किया हो। इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में पुलिस की तरफ से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं और मुख्य गवाह के तौर पर समीर शेख और उसके 2 दोस्त सलीम और सलमान को भी पेश किया जाता है, जिसमें ये तीनों अंकुर की पहचान करते हुए कोर्ट के सामने अपना बयान देते हैं। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद सेशन कोर्ट अंकुर को प्रीति राठी मर्डर केस में दोषी पाती है, जिसके लिए अंकुर को आईपीसी की धारा 302, धारा 326 बी के तहत 5,000 का जुर्माना लगाते हुए फांसी की सजा सुनाती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भारत का ये पहला केस था जिसमें किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा मिली थी। फैसला सुनाने वाले जज ने इस हत्याकांड से जुड़ी एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने प्रीति का चेहरा देखा था। इस एसिड अटैक से प्रीति का चेहरा बहुत बुरी तरीके से जल चुका था और उसका चेहरा इतना डरावना हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। जज के मुंह से निकला यह शब्द एक ऐसे घिनौने अपराध की दास्तां बयां करती थी जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाने के बाद भी अंकुर के चेहरे पर जरा भी अफसोस, पछतावा या डर का भाव नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद अंकुर ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई करने के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि प्रीति के साथ जो हुआ, क्या उसके सामने उम्र कैद या फांसी की सजा पर्याप्त थी? क्या अंकुर को मिलने वाली उम्र कैद की सजा उसके परिवार के दर्द को कम कर सकती थी? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।